गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ना बेटा हमारा। चैप्टर नंबर 3 में हमने लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के क्या कंपोजिशन है, राज्यसभा के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन, मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उनके पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ हम रीड कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट की, जो संघीय संसद है उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं। तो ओपन कर लीजिए बेटा पेज नंबर C27। देखिए, पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए, द इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादा। The intention of the framer of the constitution was to make the Lok Sabha a dominating chamber। कह रहे हैं जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, उनकी इंटेंशन, उनका क्या इरादा था, was to make the लोक सभा a dominating chamber। वो लोकसभा को एक प्रभावशाली सदन बनाना चाहते थे, राज्यसभा से भी ज्यादा प्रभावशाली। बिकॉज उसके पीछे रीजन था, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो सदस्य हैं, वो लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि उन्हें लोगों ने ही चुनकर यहाँ भेजा है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, दैट नाइदर हाउस इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, कि अपने आप में कोई भी हाउस कंप्लीट नहीं होता। यदि हम लोकसभा की बात करें, क्या कोई बिल लोकसभा में आता है तो वो लोकसभा की परमिशन के बाद ही क्या वो लॉ बन जाता है? नहीं बनता, उसे राज्यसभा की अनुमति जरूरी है और राज्यसभा को भी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना जरूरी है। तो लोकसभा को डोमिनेटिंग चैम्बर तो उन्होंने जरूर बनाया, लेकिन ये बात भी याद रखने योग्य है कि कोई भी चैम्बर इनमें से अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इन्हें एक दूसरे की आवश्यकता होती ही है। बोथ हाउसेस टुगेदर, दोनों हाउसेस को यदि हम मिला दें, टुगेदर आर कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो उन्हें हम भारत की संसद कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संसद में तो इंक्लूड है कौन कौन, हमारे दोनों हाउसेस और साथ में हमारे प्रेसिडेंट भी। तो अब देखिए, नंबर 1 लेजिस्लेटिव पावर, इनकी भी कुछ कार्यकारी शक्तियां हैं। वो क्या है? नंबर 1, द पार्लियामेंट इज competent to make law on matters mentioned in the union list and the concurrent list। कल भी मैंने आपको बताया था, यूनियन लिस्ट जिस पर केंद्र सरकार, ऐसे मैटर जिस पर केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है, मींस डिफेंस का मैटर हो, देश की सुरक्षा का मैटर हो, वॉर एंड पीस, करेंसी, करेंसी समझते हैं ना, देश की करेंसी बदलने का, चेंज करने का अधिकार भी यूनियन गवर्नमेंट को है। एंड फॉरेनर अफेयर्स, विदेशी मामले, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, बैंकिंग, ये सब आपके यूनियन के अंदर आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी कानून बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड या एडुकेशन से रिलेटेड मैटर्स आते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव पावर क्या है? द पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट, कि पार्लियामेंट सक्षम है टू मेक अ लॉ, कानून बनाने में, और मैटर मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, जितने भी मैटर आपके यूनियन लिस्ट के अंदर है, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, और जितने भी मैटर आपके समवर्ती सूची के अंदर है, दोनों ही मैटर्स पर आपकी यूनियन जो है, यूनियन पार्लियामेंट वो कानून बना सकती है। द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इवन ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन द स्टेट लिस्ट, और यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेट, वो उन सब्जेक्ट्स पर भी काम कर सकती है, उन सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है, इंक्लूडिंग इन द स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट की लिस्ट में आते हैं, जैसे कि हेल्थ का, सैनिटेशन का। ये मतलब आपकी जो पार्लियामेंट है, ये तीनों ही मैटर पर अपने अपने कानून बना सकती है। कब? ड्यूरिंग द प्रोक्लोमेशन ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब जब आपातकाल की प्रोक्लोमेशन होती है, घोषणा, जब देश पर आपातकालीन की स्थिति आए, कोई मुसीबत देश पर आ जाए, तो वो स्टेट मैटर पर भी कानून बना देती है। When the राज्यसभा passes a resolution by 2/3 majority, और जब राज्यसभा इसे पास करती है, कैसे पास करती है? राज्यसभा के 2/3
टू थर्ड मतलब 3 में से 2 की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर 100 है तो 100 में से लगभग 67 की परमिशन हो तो उसे हम 2/3 बोलेंगे। 2/3 जो मेंबर्स हैं मेच्योरिटी वो उसके फेवर में हो, उसको बहुमत करते हो, दैट आर सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, जो भी मैटर स्टेट लिस्ट में आता है एज एज्यूम द नेशनल इम्पोर्टेंस, यदि वो नेशनल इम्पोर्टेंस माना जाता है तो वो उस पर भी कानून बना देते हैं यदि 2/3 मेजोरिटी होती है तो। The Union Parliament become authorized on legislate on that subject, तब यूनियन पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी होती है, उसे ये अधिकार दिया जाता है, उसे ये अथोराइज किया जाता है कि वो इन सभी सब्जेक्ट्स पर अपने कानून बना सकती है। ऑल ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस होते हैं अध्यादेश, ठीक है, जो भी आदेश एक पत्र होता है ना उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है, इशूड बाय द प्रेसिडेंट, जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति इशू करते हैं व्हेन अ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता, ठीक है। पार्लियामेंट का भी सेशन होता है कि संसद में कब कब किस मैटर पर बातचीत होने वाली है, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता तब जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ देयर अप्रूवल, और उस पर दोनों क्या होते हैं, दोनों हाउसेस के अप्रूवल से पहले, ठीक है। इट इज नेसेसरी, ये होता है मतलब दोनों हाउसेस उसे अप्रूव तो करते हैं, उनसे पहले ही राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को दे देते हैं। ऐसा कब होता है, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता, ना लोकसभा बैठ रही है ना राज्यसभा बैठ रही है, तो उस वक्त में ये पावर किसके पास आ जाती है, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या होती है, वित्तीय शक्ति, मतलब पैसे से रिलेटेड जो शक्ति होती है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी बिल हैं, सिर्फ मनी बिल को छोड़कर जितने भी बिल हैं उसे हम पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं, उससे पहले लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उसे दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। लेकिन मनी बिल ही एक ऐसा बिल है जो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। द लोकसभा इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय द राज्यसभा, और लोकसभा इज फ्री, लोकसभा पूरे तरीके से आजाद है कि वो एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब जो भी सजेशन आ रहे हैं मेड बाय द राज्यसभा इन द मनी मैटर, मनी मैटर को लेकर, पैसे के मैटर को लेकर राज्यसभा ने उन्हें जो भी सजेशन दिए वो उन्हें एक्सेप्ट करे या फिर वो उसे रिजेक्ट करे, ये इसके लिए लोकसभा फ्री है। द पार्लियामेंट ऑल्सो पासिस द यूनियन बजट, और इसके साथ साथ संसद जो है वो हमारे देश के लिए भी एक बजट भी बनाती है। नंबर 3, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपकी कार्य को लागू करवाते हैं, एक तो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव उनकी पालना करवाएंगे, कार्यपालिका होती है ये, उस पर भी कंट्रोल है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन that the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people, कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद, जो हमारी मंत्री परिषद है शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, वो सब भी मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, टू द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है लोकसभा को, इसे हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा गया, क्योंकि इसके सभी मेंबर जो है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों ने ही उन्हें चुनकर उसका सदस्य बनाया है। इन दिस वे, इस तरीके से द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से जो संसद है वो पूरा कंट्रोल कर सकती है यूनियन एग्जीक्यूटिव पर भी। पॉइंट नंबर 4, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन। आपको पता है संविधान में अमेंडमेंट होता है, हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, जब किसी बिल में अमेंड करना हो, संशोधन करना हो, तो उसे अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में आए किसी बिल पर यदि हमने कोई उसमें चेंज करना है, उसका संशोधन करना है, तो आइदर हाउस से हम किसी भी हाउस में ले जा सकते हैं। इट मस्ट बी पास बाय ईच हाउस, लेकिन वो हर एक सदन के द्वारा पास होना चाहिए बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, और मैं पूरी मेजोरिटी के साथ, ऑफ दैट हाउस एज वेल एज 2/3 मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर उस वक्त प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 जितने भी मेंबर टोटल हैं उस सभा के अंदर, उसके 2/3 मेंबर्स की उसको मेजोरिटी होनी चाहिए, उसको सहमति होनी चाहिए, तभी उस बिल में अमेंडमेंट हो सकता है
वरना उस बिल में कोई चेंज नहीं होगा। If such amendment seek to make any change in some specified matter, यदि कुछ अमेंडमेंट ये देखते हैं कि उनमें चेंज होना चाहिए कुछ स्पेशल मैटर को लेकर, the amendment shall also require to be approved by at least half of the state legislature, तो उसे भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अप्रूव हो कम से कम स्टेट लेजिस्लेचर के, जो हमारी विधान जो हमारी विधायिका है स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेचर है उसके आधे से ज्यादा मेंबर जब उसको अप्रूव कर देते हैं, उसको पास करते हैं, तभी उसमें चेंज हो सकता है। नंबर 5, इलेक्टिव फंक्शन। इलेक्टिव फंक्शन क्या है देखिए, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज, दोनों मेंबर्स के चुने हुए सदस्य अलोंग विद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कौन कौन दोनों मेंबर्स कौन से हो गए, एक तो आपकी जो लोकसभा के मेंबर हो गए, ठीक है, लोकसभा के मेंबर तो होते ही होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। कह रहे हैं द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों ही हाउसेज के चुने हुए व्यक्ति और उनके साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। एंड द वाइस प्रेसिडेंट, और जो उपराष्ट्रपति हैं, इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा ही चुने जाते हैं। ये था आपका टॉपिक पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 था ना सेक्युलरिज्म, ओपन कर लीजिए उसे। पेन नोटबुक ले लो। पेन नोटबुक निकाल लो बच्चों। क्या मैं इसे समझा दूं, आप लोग लिख लेंगे? पीडीएफ भेजूं उसकी, कर लेंगे काम? चलिए मैं इसे समझा देती हूँ कि मैं आज क्या क्या क्वेश्चन देने वाली हूँ। चैप्टर 2 जो है आपका, इसका नाम है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, उसके क्वेश्चंस होंगे आपके 1 to 7 आज के पीडीएफ में। तो वो 7 क्वेश्चंस हैं क्या, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले मेरे को ये बताइए, विच इज द स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया? विच इज द स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया? भारत का राज्य धर्म कौन सा है? बताइए सौरभ, बोलो बेटा। गार्गी, स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया? हिंदू। पीयूष आप बताओ। ठीक है, और गौरव आप बताओ। स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया? देखिए स्टेट रिलीजन की बात कर रही हूँ मैं। स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत का स्टेट रिलीजन कौन सा है? एनीवन? हिंदू बताया कुछ बच्चों ने। विशाखा आप बताओ। विशाखा बताओ बेटा। इंडिया का स्टेट रिलीजन, विच इज द स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया? भारत का स्टेट रिलीजन कौन सा है? भारत का राज्य धर्म कौन सा है? हिंदू। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? गौरव, योशिता, कौन बताएगा इनमें से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? कोई भी नहीं बता सकता इसे? यस गौरव बताइए। बताओ।
सेक्युलरिज्म का मतलब है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन रिलीजन, कि धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं। क्या हमारे इंडिया का अपना कोई धर्म है? क्या वो किसी धर्म को प्रमोट करता है? तो इसका आंसर हिंदू कैसे हो गया? आप कह रहे हो हमारा इंडिया किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, तो इसका आंसर हिंदू कैसे हो सकता है? क्या आंसर लिखेंगे? इंडिया हैज नॉट एनी स्टेट रिलीजन, भारत का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, उसके लिए सभी रिलीजन इक्वल है। क्लियर टू ऑल? चलिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म जो ये वर्ड है, सेक्युलरिज्म का मतलब अभी अभी गौरव ने बताया कि सेक्युलरिज्म मींस नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन द रिलीजन, कि धर्म के आधार पर नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होता, उसे ही हम धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कहते हैं। मींस अ सेक्युलर स्टेट, जो एक सेक्युलर स्टेट है, जो एक पंथ निरपेक्ष राज्य है या कंट्री है। तो अपना माइक बंद करो, मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों तक? सौरभ माइक बंद करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ सेक्युलर स्टेट इज वन, एक सेक्युलर स्टेट वो होती है विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, जो कि ऑफिशियली प्रमोट नहीं करती, बढ़ावा नहीं देती किसी भी पर्टिकुलर धर्म को, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, उसके लिए सभी धर्म बराबर हैं। वही तो होता है आपका सेक्युलरिज्म। तो आपका स्टेट रिलीजन भी क्या होगा? नो, इंडिया हैज नॉट एनी स्टेट रिलीजन, भारत का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। एंड सेक्युलरिज्म मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अ सेक्युलर स्टेट इज वन, एक सेक्युलर स्टेट वो होती है विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, बढ़ावा नहीं देती है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द सेक्युलरिज्म? यूएस यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन द रिलीजन, की धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कर दिया है। लेकिन यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, इसमें एक स्ट्रिक्ट, बहुत ही कठोरता से सेपरेशन कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है धर्म को और राज्य को। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप विच एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप द यूएस गवर्नमेंट, जो यूएस की गवर्नमेंट है, कैन नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर, वो रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकती इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के अंदर, कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, चाहे सोशल रिफॉर्म को लेकर हो, चाहे कोई सोशल इवल क्यों ना हो, वो किसी भी मैटर को लेकर धर्म में दखलंदाजी नहीं करती। एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर दिया है किसका? स्टेट का और रिलीजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर एडेड टू प्रीमेबल ऑफ इंडिया? कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से संशोधन के द्वारा जो एक शब्द था सेक्युलर, उसे भारत की प्रस्तावना में ऐड कर दिया गया? तो बेटा वो आपका अमेंडमेंट था बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42वां संशोधन जब हुआ तो हमारे संविधान के प्रेमेबल के अंदर सेक्युलर वर्ड को ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के द्वारा अनटचेबिलिटी को क्यों खत्म कर दिया गया? अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। आपने देखा ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे, उन्हें सार्वजनिक घाटों से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, वो किसी होटल में नहीं जा सकते थे। और आपने लास्ट ईयर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कथा के बारे में पढ़ा था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी अनटचेबिलिटी को यूज किया गया, कि वो जो छोटा बच्चा जो दलित कास्ट का था, वो क्लास में सबसे पीछे बैठता था, गरीबी नहीं मिलती थी उसे बैठने के लिए, और यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने उसे बिना किसी रीजन उसे बुलाया क्लास से और उसे क्या कहा कि वो जाकर ग्राउंड की सफाई करे। वो बच्चा ग्राउंड की सफाई कर रहा है और बाकी बच्चे क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एक दलित कास्ट से था, और जो अपर कास्ट के लोग थे वो दलित कास्ट को कैसे मानते थे? अनटचेबल, उनको छूना भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है,
वो मंदिर में नहीं आ जा सकते, उन पर बहुत सारी पाबंदियां थी। लेकिन आर्टिकल 17 के तहत, आर्टिकल 17 में फ्रीडम टू इक्वालिटी दिया गया है हमें, मौलिक अधिकार, उसके तहत अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके पीछे क्या रीजन था? अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश, कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि द इंडियन स्टेट एंडेड द रिगिडिटी ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम, क्योंकि जो भारतीय स्टेट था, जो इंडिया कंट्री है, एंडेड द रिगिडिटी, रिगिडिटी मतलब होता है कठोरता, ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पर रिगिडिटी। हिंदू जो इतना कठोर धर्म बन चुका था, हिंदू धर्म में ही ऊंची नीची कई जातियां बन गई, और हिंदू धर्म के लोग ही नीची जाति के लोगों के साथ, धर्म तो उनका भी हिंदू है, वो उनके साथ छुआछूत की भावना को करते थे। इस कारण क्या हुआ, इंडियन स्टेट ने एंड कर दिया, किसका? इंडियन स्टेट एंड करना चाहता था रिगिडिटी ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम, कि हिंदू जाति प्रथा में जितनी भी कठोरता थी उन्हें खत्म करना चाहता था, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इन इंडिया, ताकि भारत में सोशल जस्टिस यानी कि समानता, सामाजिक न्याय भारत में एस्टेब्लिश हो सके, समाज में सभी को न्याय मिले, सभी लोग बराबर हो। इसको करने के लिए बहुत जरूरी था कि हिंदू धर्म में ये जो बुराई आई है उसे खत्म किया जाए, ताकि वहां पर सोशल जस्टिस जो है उसको लाया जा सके। सामाजिक न्याय तभी होगा जब समाज के हर एक व्यक्ति को हम बराबर समझेंगे, ऐसा तभी होगा जब हम हिंदू धर्म की इस कठोरता को दूर करेंगे। तो इसका आंसर यही है कि untouchability was abolished by the Indian Constitution because the Indian state ended the rigidity of Hindu caste system in order to establish social justice in India. Next question है, why is it essential for democratic country to be a secular? Why is it essential? क्यों जरूरी है for a democratic country, एक democratic country के लिए to be a secular, secular होना, धर्मनिरपेक्ष होना, कि वो किसी धर्म को प्रमोट ना करे, ऐसा होना क्यों जरूरी है? एनीवन, कोई बता सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो सेक्युलर हो? बताइए। इसकी हिंदी ये हो गई कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए क्यों जरूरी है पंथ निरपेक्ष होना, किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देना उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बताइए। कानून के खिलाफ है, कानून तो बनाना है ना अभी, तो बताइए। तो कह रहे एक जब डेमोक्रेटिक कंट्री बनी तो उसने सेक्युलरिज्म को क्यों अपनाया, क्या रीजन था इसके पीछे? हनी, आप बताएंगे। गार्गी, गार्गी, बताइए बेटा। Why is it essential for a democratic country to be a secular? कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सेक्युलर होना क्यों जरूरी है? गौरव, गौरव दो आंसर। पारस, जुनीब, अभिमन्यु। देखो बेटा, इसका क्या आंसर हो सकता है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो बताइए, डेमोक्रेटिक कंट्री की डेफिनेशन मैंने आपको लर्न करवा रखी थी। कैसी गवर्नमेंट है ये? लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। कैसी थी? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ, दोबारा बोलिए, अभिमन्यु फिर से बोलिए। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों की, लोगों के लिए, लोगों की, लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार। ठीक है, इसके लिए सेक्युलर वर्ड को अपनाना क्यों इम्पोर्टेंट था? देखिए, इट इज असेंशियल फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट था टू बी अ सेक्युलर, कि वो धर्म निरपेक्ष बने, बिकॉज, क्योंकि सेक्युलरिज्म एलोज, क्योंकि जो सेक्युलरिज्म है
वो ये अलो करता है द पीपल ऑफ द वेरियस रिलीजन की अलग अलग धर्म को जो मानने वाले लोग हैं लिव पीसफुली, वो शांतिपूर्ण तरीके से रहें विदाउट एनी फियर ऑफ द मेजोरिटी, मेजोरिटी लोगों के बिना किसी डर से। मान लीजिए हिंदू धर्म मेजोरिटी में है तो जो सिख धर्म के लोग हैं वो शांतिपूर्वक रहे, उन्हें डर ना हो कि जो मेजोरिटी धर्म के पीपल है वो हम पर कुछ अत्याचार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकुलरिज्म ये अलो करता है कि सभी धर्म को मानने वाले लोग शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया में रहें बिना किसी मेजोरिटी के डर के। इट सेफगार्ड डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखता है कैसे? बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी पीपल की पावर को लिमिट में करता है। अब ऐसा तो नहीं कि कहीं पर मुस्लिम धर्म पावर के अंदर है तो वो इंडियन वहां के रहने वाले हिंदू लोगों को तंग करें, या हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म है तो वो बाकी लोगों को तंग करें, तो उनकी पावर को लिमिटेड करता है। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सेक्युलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव कर सकती है जब एवरी सिटीजन इक्वल हो। अगर हम हर सिटीजन को इक्वल मानते हैं तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म को लेकर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सेक्युलर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन सेक्युलरिज्म, कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी जो कंट्रीज हैं उनकी धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या डिफरेंस है, कोई एक डिफरेंस बताना है हमें। एनीवन? मैंने बताया भी था अभी आपको, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट वन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म, बताइए। देखो बेटा, मैंने अभी आपको यूएस गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया कि यूएस के अंदर एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर दिया गया स्टेट और रिलीजन का। जो आपकी स्टेट है वो किसी भी कंडीशन के अंदर धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यूएस एक वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देश है, और इंडिया इंडिया भी एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन इंडिया धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन यदि सोशल रिफॉर्म की बात हो तो इंडिया उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। मैंने कल बताया था ना आपको, समाज के हित के लिए या किसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए इंडिया हस्तक्षेप करता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री हस्तक्षेप नहीं करती, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। स्टेट बिल्कुल अलग, धर्म बिल्कुल अलग। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है इंडियन सेकुलरिज्म और यूएस या फिर वेस्टर्न सेकुलरिज्म के। देखिए, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अनुसार स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर इन एनी कंडीशन, कि जो स्टेट है, राज्य, वो किसी भी मामले के अंदर, किसी भी मामले में किसी भी दखलंदाजी, मतलब जो स्टेट है वो नहीं कर सकता दखलंदाजी, वो दखलंदाजी को नहीं कर सकता, किसी भी धार्मिक मामले में दखलंदाजी को नहीं कर सकता इन एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन हो वो धर्म में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन हुआ है। बट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में द गवर्नमेंट कैन इंटरवेन, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकती है इन द रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामलों में, इफ दे गो अगेंस्ट द लॉ, यदि वे कानून के विरुद्ध होते हैं। अब कानून के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी सामाजिक बुराई को दूर करना। किसी भी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सती प्रथा, कि हिंदू धर्म में ये प्रथा थी कि जिस महिला का पति मर जाता है उसे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जलना होता है। ठीक है, तो उसे जिंदा जलाया जाता था। ये एक सामाजिक बुराई है। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी, बाल विवाह थी, या विधवाओं का विवाह नहीं होता था, उन्हें बहुत ही कठोर जीवन जीना पड़ता था। दलित लोगों के साथ भी बर्ताव होता था, उन्हें धर्म में नीचा स्थान दिया जाता था और उनसे अमानवीय कार्य कराए जाते थे, साफ सफाई के, कूड़ा को उठाने के। तो जब हमें जरूरत पड़ी कि हम सुधार करें तो गवर्नमेंट ने धर्म में हस्तक्षेप किया, उसने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया। गवर्नमेंट ने धर्म में हस्तक्षेप किया, उसने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी, उसने बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी। तो गवर्नमेंट, अब जैसे अभी देखिए, मुस्लिम धर्म के अनुसार एक व्यक्ति जो है 4 शादी कर सकता है, और यदि वो 3 बार तलाक तलाक शब्द का यूज करता है तो डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सामाजिक बुराई है। मीन्स अगर किसी पुरुष को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में भी 3 बार ये वर्ड बोल दिया, तो मीन्स वहां पर तो डाइवोर्स हो गया। तो इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए अभी फिलहाल रिसेंटली ही एक नया कानून पास हुआ था, जिसमें कि एक मुस्लिम पर पाबंदी लगाई गई कि वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, उसको 4 शादी
उसको मान्य थी कि वो अपने धर्म के अनुसार 4 शादियां कर सकता है। ठीक है, तो ये सामाजिक बुराई थी। तो इसको खत्म करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कानून बनाया। 3 तलाक पर भी उसने पाबंदी लगा दी कि 3 बार बोलने से तलाक नहीं होगा। काफी इश्यूज उठ रहे हैं अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर इसको लेकर। मुस्लिम धर्म काफी गुस्से में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यदि हम मुस्लिम लेडीज की बात को देखें तो वो काफी खुश हैं। खुश क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी होती थी कि जब भी उनके हस्बैंड का मन किया उन्हें तलाक दे दिया, बस बोलने से ही तलाक हो जाता था। ठीक है, यदि उसे एक वाइफ अच्छी नहीं लगती वो दूसरी ले आता, मतलब 4-4 वाइफ रखता है वो है, उसकी 4-4 वाइफ्स हो सकती हैं। तो मतलब सोचिए कि एक वाइफ के जीवन पर क्या बीतती होगी। तो सामाजिक बुराई थी। तो महिलाएं खुश हैं लेकिन पुरुष खुश नहीं है। तो वो काफी समाज में आवाज उठा रहे हैं कि इसे वापस लिया जाए। लेकिन ये कानून पास हो चुका है कि 3 तलाक पर पाबंदी लगाई गई और जो ये फॉर मैरिज का प्रोसीजर था इसे भी बंद किया जाए। अगर इस प्रकार की कोई सामाजिक बुराई को दूर करना हो तो हमारा जो भारत है वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करता है। लेकिन यही बात यदि यूएस के अंदर होती, वहां पर धर्म बिल्कुल अलग, उनका धर्म उनको मान्यता देता है कि वो 4 शादी करें तो वो 4 शादी कर सकते हैं। स्टेट किसी भी तरीके से उनके काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता, कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दखलंदाजी हमारा इंडिया कर सकता है किसी भी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए, या कोई बात लोगों के हित में हो तो वो ऐसे काम को कर सकता है। तो बेटा आज मैं 7 क्वेश्चंस भेजूंगी, आपको कंप्लीट कर लेना ये लोग ना अपनी नोटबुक के अंदर आप सब। ओके, क्या कह रहे हो? सिविक्स का चैप्टर 1 अभी तो ठहरो, मैं एक ठहरो, रुको, मेरी नोटबुक फिल हो चुकी है, मैं देखती हूँ उसमें कोई पेज भी नहीं है मेरे पास आज। मेरी नोटबुक फिल हो चुकी है, मुझे नोटबुक कल मैं नई नोटबुक लगाऊंगी ना तो उसके अंदर मैं पहले तो नेम लिखूंगी कितने बच्चे आते हैं और कितने बच्चों ने मुझसे रीचेक कराई। इतने आप ये 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, मैं अभी सेंड कर रही हूँ, 5 मिनट के अंदर आप लोग लीव करो क्लास को और पीडीएफ चेक करो। जल्दी लीव करो। बाय। बाय। लीव कर दो बेटा। खुशबू लीव करो। खुशबू लीव करो।